हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू वीएलएसआई पॉइंट। दिस इज योर वीएलएसआई श्वेता और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 कॉमन मिस्टेक्स की जो मैक्सिमम स्टूडेंट अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम पे करते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ मिस्टेक्स आप भी कर रहे हो, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद अपने उन मिस्टेक्स को अवॉइड करें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। फर्स्ट मिस्टेक है इनसफिशिएंट टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज इज लाइक हार्ट एंड सोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरव्यूज। जब भी हम कोर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज के इंटरव्यूज की बात करते हैं, वहां पे टेक्निकल नॉलेज सबसे ज्यादा मैटर करता है। अब अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स के बीच में ही डाउट होता है, वही आपको क्लियर नहीं है, बीजेटी एंड मॉसफेट की वर्किंग आपको नहीं पता है, ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट्स में भी अगर आपको डाउट आता है, देन दोस्त आप इंटरव्यू के ब्लैक होल में फंसने वाले हो। बिकॉज एक इंटरव्यूअर का एक्सपेक्टेशन होता है कि बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आपने सिर्फ बुक्स की डेफिनेशन को मगअप ना किया हो, बल्कि रियल टाइम सिनेरियो में आप अपने उन टेक्निकल नॉलेज को अप्लाई कर पाओ और इस लेवल पे आपका नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसके लिए करना क्या है? सबसे पहले तो आपको फंडामेंटल सब्जेक्ट्स को पकड़ना है और उनको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स हम जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ड्यूरिंग आवर बीटेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, नेटवर्क थ्योरी, वेरीलॉग, स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस, ये सभी सब्जेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको एक स्ट्रॉन्ग कमांड बनानी है इन सभी सब्जेक्ट्स पे। इसके अलावा आप कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज भी प्रेफर कर सकते हो अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। कोर्सेरा, यूडेमी, एनपीटीएल, स्वयं, यहाँ पे आपको ऐसे कई सारे कोर्सेज अवेलेबल मिल जाते हैं जिससे कि आप एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बिल्ड कर सकते हैं। सेकेंड मिस्टेक है लैक ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑल अबाउट प्लेइंग विद सर्किट्स। एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आपको सर्किट्स के बेसिक पता होने चाहिए, रियल टाइम पे ये कैसे वर्क कर रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे उसे शॉर्ट आउट करेंगे। ये सब चीज़ें अगर आपको पता है तब तो आप सक्सेसफुली अपना कैरियर इस फील्ड में बना सकते हैं, बट अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने प्रैक्टिकल स्किल्स पे वर्क करें और ये रिकमेंडेड होता है कि एज अ इंजीनियर अगर आप जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्लेसमेंट में बैठने जा रहे हैं, तो आपको अपने रिज्यूमे में मिनिमम 3 से 4 प्रोजेक्ट्स ज़रूर ऐड करने चाहिए। और प्रोजेक्ट भी ऐसे नहीं कि बस आप लिखने के लिए उसमें ऐड कर दे रहे हो, आपको अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट बनाने हैं, उसको ऐड करने हैं और खुद से उस पर वर्क करना है। बिकॉज इंटरव्यू के टाइम पे ये आपसे पूछा जाता है कि आपका क्या रोल था इस प्रोजेक्ट में, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने पर्टिकुलर कौन सा काम किया है। तो ऐसे में इन चीज़ों को आप तभी डिफाइन कर पाओगे जब आपने एक्चुअल में उसमें काम किया हुआ हो। कई बार इंटरव्यूअर्स आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ और ऐड ऑन करके क्वेश्चंस पूछते हैं कि सपोज आपने एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाया है, अब आपका इंटरव्यूअर आपसे ये पूछता है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में अगर हम एक इस एक्स्ट्रा फीचर को ऐड करना चाहें तो हमको क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे सर्किट में। अब ये चीज़ें आप तभी बता पाओगे जब आपने एक्चुअल में वर्क किया हो अपने प्रोजेक्ट पे। सो दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू कि कभी भी किसी और के प्रोजेक्ट्स को एज इट इज उठा करके अपने रिज्यूमे में ऐड ना करें, वही प्रोजेक्ट ऐड करें जो आपने खुद से बनाया हो। एंड वन मोर थिंग, अपने रिज्यूमे में आपको कभी भी कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं करनी है जो आपको नहीं आती है या जो आपको नहीं पता है। ऑनेस्टली अपना रिज्यूमे बनाए और वही चीज़ें लिखे जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जो चीज़ें आपको आती हैं। थर्ड पॉइंट है ओवरलुकिंग कंपनी रिसर्च। कभी भी किसी कंपनी के इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले आपको अपना होमवर्क करके जाना है। कहने का मतलब ये है कि आपको उस कंपनी के बारे में प्रॉपर रिसर्च करना है। उस कंपनी का पूरा नाम क्या है, उसका हेड ऑफिस कहाँ है, क्या काम करती है वो, किस टाइप के प्रोडक्ट या सर्विसेज वो प्रोवाइड करती है। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट को गो थ्रू करना है, वहाँ के वर्क कल्चर को समझना है, किस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में करेंटली वहाँ वर्क चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग गाइज, जब तक आप इंटरव्यूअर को ये भरोसा नहीं दिला देते हैं कि आपकी एक्सपर्टीज एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट उस कंपनी के साथ मैच करता है एंड यू विल बी अ गुड फिट फॉर दैट कंपनी, आप अपने स्किल्स के थ्रू कंपनी के ग्रोथ में हेल्प करवा सकते हैं, तब तक इंटरव्यूअर आपको हायर नहीं करेगा। तो अगर आपने कंपनी का प्रॉपर रिसर्च किया हुआ है तो आप कुछ स्मार्ट आंसर्स फ्रेम कर सकते हैं कि कंपनी में इस डोमेन में वर्क चल रहा है विच इज़ ऑल्सो माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो आई फील कि मैं इस डोमेन में अच्छे से काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आप एक स्मार्ट आंसर फ्रेम करके इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो हमेशा कंपनी के बारे में रिसर्च करके ही उसके इंटरव्यू में अपीयर हों। नेक्स्ट मिस्टेक इज इग्नोरिंग करंट इंडस्ट्री ट्रेंड्स। अब स्टूडेंट्स पीयर प्रेशर में आके अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को तो इम्प्रूव कर लेते हैं, प्रोजेक्ट्स भी वो कर लेते हैं, बट इंडस्ट्री एक्सपोजर ना होने की वजह से वो करंट ट्रेंड के साथ अप टू डेट नहीं रह पाते हैं। Whether it's artificial intelligence, data science, Internet of Things, or renewable energy, you must keep your eyes on what's hot and that will make you shine in your interviews. कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है, किस टेक्नोलॉजी पे वर्क चल रहा है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपको अवेयर रहना है इन सभी अपडेट्स के साथ।
इसके लिए आप इंडस्ट्री न्यूज़ फॉलो कर सकते हो, टेक्निकल ब्लॉग्स पढ़ सकते हो। अब रिसेंटली जैसे सेमिकॉन इंडिया का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से रिलेटेड कई सारे अपडेट्स दिए गए। माइक्रॉन, एएमडी जैसी कंपनीज इंडिया में आकर हैवी इन्वेस्टमेंट करने वाली हैं, ये सभी चीज़ें बताई गई। तो आपको एज अ इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट अप टू डेट रहना है। ऑलरेडी हमने इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को अभी तक तो एक बार ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए यूजफुल रहेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वीडियो एक बार जरूर देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट है नेग्लेक्टिंग सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स आर लाइक बटर ऑन योर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेड। आपके इंटरव्यू में अगर 60 to 70% वेटेज आपके टेक्निकल स्किल्स का होता है तो वहीं 20 to 30% का वेटेज आपके सॉफ्ट स्किल्स पर होता है। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब होता है कि आप कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक्सप्लेन कर पाएँ, टीम के साथ स्मूथली वर्क कर पाएँ, ज़रूरत पड़ने पे अपने फॉरेन के क्लाइंट्स के साथ डील कर पाएँ। तो एटलीस्ट आपको अपनी इतनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि टेक्निकल नॉलेज अगर इंजन है तो सॉफ्ट स्किल्स नेविगेशन सिस्टम है विच कीप्स इंटायर सिस्टम ऑन ट्रैक। अब आप में से कई स्टूडेंट्स का ये डाउट होगा कि उनकी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं है तो वो कैसे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं खुद भी हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ बट आई नेवर फील एनी प्रॉब्लम इन माई कम्युनिकेशन स्किल्स। इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपने कंसेप्ट को लेके, अपनी नॉलेज को लेकर के, एंड दैट विल इवेंचुअली रिफ्लेक्ट इन योर कम्युनिकेशन। तो आपको बहुत ज़्यादा हायर लेवल इंग्लिश पे नहीं जाना है, वोकैब पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक इंग्लिश बोले, बेसिक वर्ड्स यूज़ करें, बट हाँ इतना ज़रूर डेवलप कर ले अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कि आप अपने आइडियाज़ को कन्वे कर पाएँ, आप टीम के साथ डिस्कस कर पाएँ। इतना तो आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक है वीक रिज्यूमे और सीवी। आपका रिज्यूमे ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है इंटरव्यूअर के सामने। अगर आपने रिज्यूमे अच्छा नहीं बनाया है तो आप पहले ही राउंड में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो हमारा सबसे प्राइमरी फोकस होना चाहिए रिज्यूमे मेकिंग के ऊपर। वो सबसे पहले आपको अच्छे से बनाना है, बाकी चीज़ें तो उसके बाद की कहानी होती है। हमने ऑलरेडी रिज्यूमे मेकिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना और अपने रिज्यूमे को अपडेट करना। आपको बहुत अच्छे से अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने अचीवमेंट्स को, अपने टेक्निकल नॉलेज को हाईलाइट करना है अपने रिज्यूमे में। और एक चीज़ का खासा ध्यान रखना है कि कभी भी सेम रिज्यूमे हर कंपनी में ना भेजें। ब्रॉडकास्ट नहीं कर देना है एक ही रिज्यूमे बना करके, बल्कि कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको हर बार रिज्यूमे कस्टमाइज करना है। बेसिक चीज़ें ऑब्वियसली आपके रिज्यूमे की सेम ही रहेंगी, बट कुछ चीज़ें जो है वो आपको हमेशा अप टू डेट रखनी है। जैसे कि जो टेक्निकल स्किल्स, टूल्स, ये हमेशा आप उस कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड करें। कभी भी कोई जॉब ओपनिंग आती है तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया जाता है कि उस कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपको हायर करने जा रही है। तो उसके बेसिस पे ही आपको कीवर्ड्स ऐड करने हैं अपने रिज्यूमे में। अगर फ्रंट एंड के लिए कोई ओपनिंग आई है डिज़ाइन इंजीनियर की तो आपको उसके हिसाब से कीवर्ड ऐड करने हैं। वेरिफिकेशन फील्ड के लिए आया हो तो आपको उसके हिसाब से कीवर्ड ऐड करने हैं। अगर डीएफटी के लिए आया है तो उससे रिलेटेड टेक्निकल स्किल्स, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स को आपको ऐड करना है उसमें। तो हर बार 25-30 मिनट देकर अपने रिज्यूमे को कस्टमाइज करें जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से और उसके बाद ही उसे कंपनी में फॉरवर्ड करें। नेक्स्ट मिस्टेक है लैक ऑफ प्रिपरेशन। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में ये थॉट चलता रहता है कि अभी उनकी प्रिपरेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है तो 1-1.5 महीने रुक जाते हैं, प्रिपरेशन थोड़ी सी अच्छी हो जाए, उसके बाद प्लेसमेंट में अपीयर होंगे। अब जुलाई एंड आते आते हर कॉलेज में प्लेसमेंट शुरू हो जाता है, बट कुछ ऐसे महान स्टूडेंट्स होते हैं जो ये सोचते रहते हैं कि थोड़ी सी और अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हैं उसके बाद हम अपीयर होना शुरू करेंगे, विच इज़ टोटली रॉन्ग। आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, बिकॉज प्रिपरेशन कभी भी 100% नहीं होती है। यू डोंट नो कि इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछने वाला है। तो ऑनेस्टली प्रिपेयर करें, आपको कोडिंग के क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखने हैं। ग्रुप डिस्कशन टाइप की चीज़ें भी होती हैं ड्यूरिंग योर इंटरव्यूज, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर करना है। और पहली कंपनी जो आपके कॉलेज में आ रही है उसी से ही आपको प्लेसमेंट में बैठना शुरू कर देना है, बिकॉज ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो आप इंटरव्यू में अपीयर होने के बाद सीखते हो। क्योंकि आप अकेले रूम में बैठकर चाहे जितनी ही प्रिपरेशन कर लो, बट आप जंग के मैदान पे जब जाओगे तो कंडीशन कुछ और होगी। तो इसीलिए आपको वेट नहीं करना है प्रिपरेशन 100% होने का, आपको अपीयर होना शुरू कर देना है। जब आप प्लेसमेंट में शामिल होंगे तो आपके ब्रांच के साथ साथ कई अदर ब्रांचेस के भी लोग होंगे, आप उनसे मिलोगे, उनके साथ इंटरेक्शन होगा, आप समझोगे कि लोग किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, कैसे टूल्स यूज़ कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो इससे आपको भी बहुत सारा आइडिया मिलने वाला है। सो दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू कि कभी भी 100% प्रिपरेशन का वेट नहीं करना है, प्रिपरेशन कंटिन्यू चलती रहेगी और आपको प्लेसमेंट में भी अपीयर होते रहना है।
इसका एक अच्छा अल्टरनेटिव ये भी होता है कि अगर आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ मॉक इंटरव्यूज भी दे सकते हैं, या फिर सिंपली आप अपने मोबाइल में वीडियो ऑन करके सामने रख दें और उसके बाद आप बोलने की प्रैक्टिस करें कि कैसे आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, कैसे अपनी स्किल्स को बताना है। अगर एचआर राउंड होता है तो आप कैसे निगोशिएट करोगे सैलरी के लिए, या फिर कैसे अपनी स्किल्स के बारे में बताओगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बनती जाएगी, और 4 से 5 बार इस तरह के की वीडियोस को बनाने के बाद आप खुद ही वीडियो देखकर इवैल्यूएट कर पाओगे कि आप कितने अच्छे से बोल पा रहे हो, कहाँ पे आप फंबल कर रहे हो, कहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर पा रहे हो। तो इससे काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा आपके बोलने में। अब मुझे ये भी पता है कि आप में से 90% लोग ये प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं, बट जो 10% लोग ये प्रैक्टिस करेंगे ना, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, थोड़ी सी मेहनत भी आपको लगेगी, आपको प्रॉपर अपना फोन सेट करना पड़ेगा, उसके सामने आपको बोलना पड़ेगा, देन वीडियो को देख के इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो टाइम टेकिंग तो है, बट जो इसकी प्रैक्टिस करेंगे उनको इसका बेनिफिट भी जरूर मिलेगा। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक है नॉट आस्किंग क्वेश्चंस, और ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं ड्यूरिंग देयर इंटरव्यूज। कभी भी अगर आपको मौका मिलता है इंटरव्यूअर के साइड से कि आपके कोई भी डाउट्स हैं, आपके कोई भी सवाल हैं जो आप उनसे पूछ सकते हो, तो ऑलवेज ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये एक ऐसा मौका होता है जब आप अपने बातों से, अपने सवालों के बेसिस पे इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो कंपनी का प्रॉपर रिसर्च करें। रिसर्च करने के बाद उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करके पहले से ही रखें कि अगर मौका मिला तो मैं ये क्वेश्चन अपने इंटरव्यूअर से पूछूंगा या पूछूंगी। आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बता सकते हो, आप कंपनी के जो करंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हो, और अपना एंथुजियाज्म, अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हो दैट हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। अब अगर आपका प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होने वाला है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंसिस्टेंसी। वो आपको ब्रेक नहीं करनी है, आपको हर दिन पढ़ाई करनी है, कोडिंग करनी है, और उसमें कोई ब्रेक नहीं आने देना है। जब आप कॉन्टिन्यूटी में पढ़ाई करते हो तो चीज़ें आपके माइंड में रिकॉल होती रहती हैं और आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। सेम चीज़ आपके कोडिंग के साथ भी होती है। अगर आप लगातार कोडिंग कर रहे हो, आप वेरिलॉग के क्वेश्चंस कर रहे हो, VHDL के क्वेश्चंस कर रहे हो, अलग अलग सर्किट्स के कोड लिख रहे हो, तो आपकी स्पीड भी फास्ट हो जाती है और आपके लॉजिक्स भी क्लियर होते हैं। बट वहीं पर अगर बीच में थोड़ा सा गैप आ जाए, आपने 10 दिन कोडिंग नहीं किया या 15 दिन कोडिंग नहीं किया, तो आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी और आपके लॉजिक्स भी आप थोड़ा थोड़ा सा भूलने लग जाओगे। तो इट वुड बी बेटर कि चाहे कोई भी इंपॉर्टेंट फंक्शन हो, घर का कोई फेस्टिवल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, एटलीस्ट आप थोड़ा टाइम अपनी प्रिपरेशन को ज़रूर दो। आप 15 मिनट्स, हाफ एन आवर टाइम निकाल करके ज़रूर दें अपनी प्रिपरेशन को, उस कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक ना होने दें। लास्ट पॉइंट इज कंपैरिजन। अब इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स के लिए जो कंपैरिजन है ये अलग अलग लेवल का होता है। अगर हम बीटेक स्टूडेंट्स की बात करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट को यही डाउट होता है कि हम IT सेक्टर में जाएं, उसके लिए प्रिपेयर करें, या फिर हम कोर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज के लिए प्रिपेयर करें। काफ़ी टाइम होने के बाद जब स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट नहीं होता है तो उनके माइंड में से ख्याल आने लगते हैं कि क्या किसी IT कंपनी के इंटरव्यू में बैठ जाएं, क्या उसमें हम जॉब ले लें, पता नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब मिलेगी कि नहीं, पता नहीं स्कोप रहेगा कि नहीं। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, सबसे पहले आप ये डिसाइड कर ले कि आपको IT सेक्टर में जाना है कि आपको कोर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज में जाना है, और उसके बाद ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। वंस यू हैव डिसाइडेड कि आपको कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, दोबारा आपको पलट के IT के साइड पे नहीं देखना है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर स्किल्स। आपने अपनी स्किल्स पे कितना काम किया है और उसी के ही बेसिस पे आपको कोर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज में जॉब मिलेगी। ऑब्वियसली आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा अपनी स्किल्स को, आपको लिंक्डइन में एक्टिव रहना पड़ेगा, अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा, कई डिफरेंट टाइप के टूल्स सीखने होंगे, लैंग्वेज सीखनी होंगी, बट यस यू विल बी कैपेबल इनफ टू मेक योर कैरियर इन कोर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज। एमटेक लेवल के स्टूडेंट्स के अंदर जो डाउट होता है वो ये होता है कि हम फ्रंट एंड के लिए प्रिपेयर करें कि हम बैक एंड के लिए प्रिपेयर करें। कुछ स्टूडेंट्स फ्रंट एंड यानी कि वेरिलॉग, सिस्टम वेरिलॉग, UVM ऐसे सब्जेक्ट्स पे वर्क कर रहे होते हैं। कुछ लोग फिजिकल डिजाइन, स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस यानी कि बैक एंड साइड पे जा रहे होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हम DFT साइड पे जा सकते हैं। सो लेट मी क्लियर वन थिंग कि बीइंग अ फ्रेशर आपको कभी भी अपने आप को ऐसा सेपरेट नहीं करना है डोमेन वाइज, क्योंकि कोई भी कंपनी जब आती है, अगर वो किसी फ्रेशर को हायर करती है तो वो आपको सिलेक्ट करने के बाद डिसाइड करती है कंपनी के प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको फ्रंट एंड पे डालना है कि आपको बैक एंड पे डालना है। तो एज अ फ्रेशर आपको अपने फ्रंट एंड के भी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखने हैं और बेसिकली आपको अपने बैक एंड के भी कंसेप्ट को एक बेसिक लेवल तक डेवलप करके रखना है, सो दैट कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। आफ्टर 3-4 ईयर्स ऑब्वियसली आपका एक स्पेसिफिक डोमेन डिसाइड हो जाएगा, या तो आप फ्रंट एंड के इंजीनियर बन जाओगे या फिर आप बैक एंड के इंजीनियर बन जाओगे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट बीइंग अ फ्रेशर आपको बिल्कुल अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, आपको हर एक डोमेन का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए।
सो दिस इज इट गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। हमने कुछ ऐसे मेजर मिस्टेक्स डिस्कस किए जो मैक्सिमम स्टूडेंट अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम पे करते हैं। आई होप अगर आप इनमें से कोई भी मिस्टेक कर रहे होंगे तो अब आप बिल्कुल उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और उससे इम्प्रूव करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।